तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो अल्फा कण है उसमें से अधिकांश अल्फा कण सोने की पतली पन्नी को चीरते हुए, स्ट्राइक करते हुए, पेनेट्रेट करते हुए सीधे निकल जाते हैं, फॉइल के पीछे दिखते हैं। और कुछ देखिए जैसे जैसे स्क्रीन उसके पथ से स्क्रीन के इधर आते जाते हैं एंगल, तो अल्फा पार्टिकल का नंबर जो है पर मिनट घटता जाता है। यानी पर मिनट यहाँ पे अल्फा पार्टिकल काफी ज्यादा गिर रहे हैं और जैसे जैसे स्क्रीन के इधर आते हैं तो पर मिनट अल्फा पार्टिकल का नंबर कम होता जाता है दोनों तरफ। इसका जो डेटा जुटाया गीगर और मार्सडेन ने वो कुछ ये था कि 99.99% 99.99% अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं, सीधे निकल जाते हैं। यानी यहां पे जितना अल्फा पार्टिकल पर मिनट स्ट्राइक कर रहा है उसका 99.99% अल्फा पार्टिकल फॉइल के ठीक पीछे, इतने अल्फा पार्टिकल का 99.99% तक अल्फा कण यहां फॉइल के ठीक पीछे जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे स्ट्राइक कर रहे हैं। ये डिटेक्टर के जरिए गीगर और मार्सडेन को पता चल रहा है ऐसा, और उन्होंने और डेटा जुटाया तो उन्हें मालूम पड़ा मात्र 0.14% अल्फा कण जो है वो 1 डिग्री से अधिक कोण पर विक्षेपित हो रहे हैं, अधिक कोण पर विक्षेपित हो रहे हैं। जितने अल्फा पार्टिकल फॉइल की तरफ जा रहे हैं उनका मात्र 0.14% अल्फा पार्टिकल जो है वो अलग अलग 1 डिग्री से अधिक एंगल पर प्राप्त हो रहे हैं। और मात्र 8000 अल्फा पार्टिकल से, 8000 अल्फा कण से मात्र एक अल्फा कण 90 डिग्री से अधिक या कहें या 180 डिग्री कोण पर विक्षेपित होता है, 180 डिग्री से अधिक कोण पर। यानी आप ये कह सकते हैं जो डेटा वो जुटा रहे हैं गीगर और मार्सडेन, उन्होंने देखा कि जितने पर मिनट अल्फा पार्टिकल की बीम वहां जा रही है उनमें से 99.99% अल्फा पार्टिकल लगभग 1 डिग्री एंगल के दायरे में ये फॉइल के ठीक पीछे स्ट्राइक कर रहे हैं, और मात्र 0.14% अल्फा पार्टिकल अपने रास्ते से 1 डिग्री एंगल से अधिक कोण पर डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। कोई 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40, 50, 60, 70, 80, 90 तक, कुछ और उससे ज्यादा ऐसे स्ट्राइक कर रहे। मात्र 0.14% जो इतने अल्फा कण है उसका मात्र 0.14% अल्फा कण 1 डिग्री से अधिक कोण पे विक्षेपित हो रहे हैं। और हर 8000 अल्फा कणों से मात्र एक अल्फा कण ऐसा होता है, ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि मात्र 8000 में से मात्र एक अल्फा कण रिकॉइल हो जाता है, विक्षेपित हो जाता है। जैसे ये सीधे के सीधे निकल गए 99.99%, और कुछ 0.14% है वो अपने मूल पथ से कोई इतना एंगल θ1, अपने मूल पथ से कोई इतना एंगल θ2 90 डिग्री तक, और कोई और भी अधिक एंगल पे मान लीजिए θ3, और कोई अल्फा पार्टिकल हर 8000 में से
वो कॉइल की तरफ जाता है और स्ट्राइक करता है और वापस लगभग अपने मूल पथ से 180 डिग्री तक, लगभग 180 डिग्री तक यहां रिकॉइल हो जाता है। यानी सोने की पतली पन्नी से अल्फा कण गया, पेनेट्रेट किया और वो रिकॉइल हो गया। कितने? हर 8000 में से एक। सोने की पतली पन्नी, अल्फा कण गया अंदर, सोने की पतली पन्नी को चीरकर अंदर गया और उसी में से रिकॉइल हो गया, लौट गया, 180 डिग्री एंगल तक डिफ्लेक्ट हो गया। ऐसा नजारा देखा दोनों तरफ गिगर और मास्टेन ने। अब इसके बाद यह हम देखें, एक ग्राफ बनाए हम अल्फा कणों की संख्या और प्रकीर्णित कोण। तो उन्होंने ये जो ग्राफ प्लॉट किया वो कुछ इस तरह का था। ये 0 डिग्री एंगल, ये 10, ये 20 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 40 डिग्री, ये 50 डिग्री, ये 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80, 90, 100, अरे ऐसे तो बहुत हो गया, 110, 120, ऐसे करते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, ये 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 एंगल तक। ये है प्रकीर्णन कोण, स्कैटरिंग एंगल। प्रकीर्णन कोण दिखाए गए हैं एक्स अक्ष पे और वाई अक्ष पे अल्फा कणों की संख्या दिखाई जाएगी, अल्फा कणों की संख्या। तो जैसे मान लीजिए 10 टू द पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, यानी करोड़ तक में अल्फा कण निकल रहे हैं पर मिनट। ठीक है, तो ये ग्राफ उन्होंने बनाया ऐसे, कुछ इस तरह से, ये ऐसे, इस तरह का ग्राफ है। यहां से ग्राफ शो कर रहा है कि 0 डिग्री एंगल पे या कुछ 0 से 1 डिग्री के दायरे में, इतने प्रकीर्णन कोण के दायरे में तकरीबन 1 करोड़ तक 10 की पावर 7 कण तक सीधे निकल गए बिना विक्षेपित हुए, लगभग सीधे स्ट्राइक कर जाते, पार निकल जाते, सोने की पतली पन्नी को चीरकर पार निकल जाते हैं। फिर जैसे जैसे एंगल बढ़ता है, जैसे 20 डिग्री, तो यहां हम देख रहे हैं कि अचानक कुछ 10 की पावर 1 लाख से कम रह गए। 40 पे देखते हैं तो ये 10,000 से कम रह गए। 60 डिग्री पे देखते हैं तो यहाँ 1000 के समथिंग अल्फा कण 60 डिग्री पर विक्षेपित हो रहे हैं। यहां हम देखते हैं ये तकरीबन कुछ सैकड़ों अल्फा कण 80 डिग्री पे। यहां हम देखते हैं ये लगभग 100 कण 60 डिग्री पे। यहां हम देखते हैं 120 डिग्री पे 100 से कम अल्फा कण। यहां हम देखते हैं 140 पे तकरीबन कुछ 50 कण। यहां हम देखते हैं 160 पे, ऐसे ऐसे एंगल कम होता जाता है और आखिरकार 180 तक बहुत ही कम अल्फा कण गुजर रहे होते हैं। तो ये ग्राफ उन्होंने प्लॉट किया था। या एक्स अक्ष पर स्कैटरिंग एंगल है, प्रकीर्णन कोण रिप्रेजेंट किया, और वाई अक्ष पे अल्फा कणों का नंबर प्रदर्शित किया है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, और यह प्रकीर्णन कोण थीटा। तो ये ग्राफ दिखाया गया है। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ता है, एंगल बढ़ते बड़े बड़े एंगल पर
अल्फा कणों की संख्या में गिरावट होती है और बहुत छोटे एंगल पे अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं। कुछ इस तरह का डेटा उन्होंने प्राप्त किया था। तो ये एक्सपेरिमेंट, ये सेटअप दिखाया और उसके ये आंकड़े उन्होंने जुटाए। यहाँ पे हमें एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। उन्होंने इसके लिए एक इक्वेशन भी तैयार की थी। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल और स्कैटरिंग एंगल के बीच उन्होंने एक इक्वेशन भी तैयार की, वो कूलम्स नियम पे बेस्ड है, यानी n बराबर के जेड स्क्वायर डिवाइड बाई साइन की पावर 4 थीटा बाई 2, ये इक्वेशन उन्होंने तैयार की थी। ये अल्फा कणों की संख्या है n, अल्फा कणों की संख्या, अल्फा कणों की संख्या, और जेड ये जो फॉइल है उसका एटॉमिक नंबर है, यानी फॉइल सोने के अलावा और भी तरह की ली जा सकती है, प्लेटिनम की ली जा सकती है, चांदी की ली जा सकती है, तांबे की ली जा सकती है। हम अलग अलग फॉइल पे भी आजमा सकते हैं इसी एक्सपेरिमेंट को। तो ये जो है परमाणु क्रमांक है किसका, पतली पन्नी का फॉइल का परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, और ये एंगल है थीटा, प्रकीर्णन कोण है, और एन अल्फा कणों की संख्या। के एक कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है जिसे आप सब बच्चे जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो के है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट है। तो यहाँ पे कूलम नियम पे बेस्ड ये उन्होंने देखा, ठीक है। अगर मान लीजिए हम एक ही फॉइल के लिए बात करें, अलग अलग प्रकीर्णन कोण पे अल्फा कणों की संख्या की, तो के जो है यहाँ पे जेड फिक्स हो जाएगा। अगर एक ही फॉइल है तो एक ही फॉइल के सारे एटम होंगे, वो उनका एटॉमिक नंबर सेम होगा। हम सोने की पतली पन्नी की बात करते हैं, और अलग अलग तरह के कोण पे डिफ्लेक्ट हुए अल्फा कणों की बात करते हैं। तो यहाँ पे ये जो n होगा वो साइन की पावर 4 थीटा बाई 2 का रेसिप्रोकल होगा, व्युत्क्रमपाती है। अब मान लीजिए यहां हम देखें कि मान लें यहां पर हम कि 90 डिग्री कोण पे, 90 डिग्री कोण पे थीटा 1 पे, 90 डिग्री कोण पे अल्फा कणों की विक्षेपितों की संख्या मान लीजिए 50 है, मान लीजिए 50 है पर मिनट, 50 अल्फा कण पर मिनट। मान लीजिए 90 डिग्री पे, ये जो 90 डिग्री पे प्रति मिनट डिटेक्टर से देखा जा रहा है कि प्रति मिनट 90 डिग्री पे लगभग 50 कण स्ट्राइक कर रहे होते हैं हर मिनट में। तो ये बताइए फिर 180 20 डिग्री पे कितने कण अल्फा कण स्ट्राइक कर रहे होंगे हर मिनट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं n1 डिवाइड बाई n2, इसका रेसिप्रोकल यहां जाएगा, साइन की पावर 4 थीटा बाई 2, थीटा 1 बाई 2, और ये साइन की पावर 4 थीटा बाई 2। तो यहाँ पे यहां जो है अल्फा पार्टिकल, या ऐसे कर सकते हैं n2 डिवाइड बाई n1, तो थीटा 2 और ये थीटा 1। तो n2 n1 की वैल्यू 50 है और साइन की पावर 4 है। तो हम जानते हैं कि साइन 90 का आधा हो जाएगा तो साइन 45 हो जाएगा, यानी यहाँ पर थीटा 1 की वैल्यू 90 रखेंगे तो 90 का हाफ 45, तो साइन 45 हो जाएगा ये थीटा 1। और ये जो थीटा 2 है 120 डिग्री का हाफ 60 डिग्री, तो ये साइन 60 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे साइन की पावर 4 है तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2,
1/√2, 1/√2 डिवाइड बाई साइन की पावर ये 45 और ये साइन 60, तो ये हो जाएगा √3/2, √3/2, √3/2, √3/2। ठीक है, ये पावर 4 है इसलिए हमने ऐसा किया। तो ये √2 ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 यानी 1/4। तो ये आ जाएगा नीचे, यानी हम यहाँ पे दिखाएं तो n2 डिवाइड बाई 50, तो 1/√2 इंटू 1/√2 1/2, और ये 1/2 इंटू 1/2 1/4, तो ये 4 नीचे हो जाएगा। और √3 इंटू √3 3, 3 इंटू 3 9, तो ये 9 नीचे रहेगा। और 2 इंटू 2 4, और 4 16, तो 16 ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये n2 डिवाइड बाई 50 16 या ये 36, इसको हम उधर पहुंचाएं तो n2 डिवाइड बाई 50 इक्वल, इसको काट दें तो ये 4 से हम काट दें 4 और ये 9, तो ठीक है। और ये यहाँ पे 50, ये 50 यहाँ पे पहुंच गया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 200/9, 200/9, तो 9 से अगर हम 200 पे डिवाइड करें तो ये 18, ये 2, फिर ये 18, फिर ये 2 कौन लगा के 0 बढ़ाते हैं, तो ये हो गया n2 इज इक्वल 22.2, या लगभग कह सकते हैं 22 अल्फा कण प्रति मिनट। यानी 90 के एंगल पे अगर पर मिनट 50 अल्फा कण स्ट्राइक कर रहे हैं तो 120 के एंगल पे, यहां 120 के एंगल पे तकरीबन 22 अल्फा कण पर मिनट स्ट्राइक कर रहे होंगे। एक बार फिर इसको देखते हैं, तो n2 डिवाइड बाई ये 50, 1/√2 1/2, तो 1/2 2 1/4, ये 3, और 3 2 3 9, ये 4 इंटू 9, और ये 16 ऊपर पा जाएगा, ये 16, और ये फिर n2, ये 16 डिवाइड बाई 36, और इसको हमने 4 से कैंसिल आउट किया, ऊपर नीचे 4 9, और ये 50 का मल्टीप्लाई किया 200 डिवाइड 9, और ये लगभग 22.2, तो तकरीबन 22 अल्फा कण पर मिनट। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और अगर हमें किसी एक एंगल पर मिनट अल्फा कणों की संख्या दी गई है स्कैटरिंग की, और किसी दूसरे एंगल पे जो दिया जाएगा एंगल, उस पर अल्फा कणों की संख्या पूछी जा सकती है। तो ये उन्होंने देखा। अब हम यहाँ ये जानने की कोशिश करके, ये तो एक्सपेरिमेंट है, ये सारा का सारा जो सेटअप और इस पे जो एक्सपेरिमेंट आजमाया, उसके ये जो डेटा निकले हैं, ये जो जानकारी उन्होंने जुटाई है, ये रदरफोर्ड के पास उन्होंने ये इन्फॉर्म किया कि इस तरह के डेटा प्राप्त हो रहे हैं, ये इक्वेशन, ये ग्राफ, ये कुछ इस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है। तो आखिरकार इस एक्सपेरिमेंट का नतीजा क्या आया, रिजल्ट क्या रहा, निष्कर्ष क्या रहे, कंक्लूजन क्या रहा इसका, उस कंक्लूजन की तरफ हम देखते हैं। इसको नोट कर लें। देखिए, तो मैं यहां पे से हटा देता हूं। देखिए,
ये मैं दिखाता हूं। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के निष्कर्ष। यहां मैं निष्कर्ष की तरफ ध्यान दे रहा हूं कि आखिरकार क्या निष्कर्ष निकले हैं। निष्कर्ष, कंक्लूजन। निष्कर्ष रदरफोर्ड ने सोच विचार करके ये पता किया कि ये जो गोल्ड फॉइल है ये इतनी पतली है, आप इसे ये मान सकते हैं कि ये एक एटम या दो एटम लेयर जितनी मोटी है। मैं यहाँ पे एक एटम की लेयर जितनी मोटाई में दिखा रहा हूं। तो जैसे मान लीजिए ये सोने का ये परमाणु है, 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 ये परमाणु है। ये सोने की पतली पन्नी को आप देख रहे हैं एटॉमिक नजरिए से, यानी अगर ये सोने की पतली पन्नी है जिसे मैं ऐसे दिखाऊं तो आप एक एटम जितनी मोटाई को देख रहे हैं बस। रदरफोर्ड क्या विचार कर रहे हैं कि आखिरकार ये इस तरह का ये देखने को मिला है, तो ऐसा क्यों है। तो रदरफोर्ड ने बताया कि कुछ इस एक्सपेरिमेंट में ये डेटा मिल रहा है कि भाई अधिकांश अल्फा पार्टिकल इस लेयर को या कहें इस पतली पन्नी को छेद कर पार निकल रहे हैं। जैसे यहां से मैं अल्फा पार्टिकल दिखा रहा हूं, ये पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल ये निकल गया, 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 ये ऐसे निकल गया, ये ऐसे निकल गया, ये ऐसे निकल गया, ये अल्फा पार्टिकल ऐसे निकल गया, ये ऐसे निकल गया, ये ऐसे। तो मोस्टली अल्फा पार्टिकल सीधे निकल जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हो सकता है, यानी अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं, सीधे निकल जाते हैं। इसका मतलब क्या होना चाहिए, इसका मतलब ये होना चाहिए कि इसका मतलब एटम अंदर से एम्प्टी है, खोखला है अंदर से। एटम का अधिकांश हिस्सा खाली है, अधिकांश एटम खुद भीतर से ये खोखला है। एटम जब अल्फा पार्टिकल से जाते हैं तो कोई रुकावट नहीं होती, वो सीधे निकल जाते हैं, अंदर से खाली है। जबकि थॉमसन का कहना था कि एटम के अंदर एक पॉजिटिव फ्लूइड है, तो वो तो रिपेल हो जाने चाहिए थे अल्फा पार्टिकल, ऑल ओवर अल्फा पार्टिकल रिपेल हो जाने चाहिए थे, लेकिन ये तो पार कर जा रहे हैं। इसका मतलब एटम अंदर से खाली है, अधिकांश पोर्शन इसका एम्प्टी है। तो ये नतीजा निकला, अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं। अतः परमाणु का, एटम का अधिकांश भाग खाली है, एम्प्टी है, अंदर से एटम खाली है, थॉमसन की तरह नहीं। दूसरी बात कि यहां पे ये जो डेटा देखने को मिल रहा है ये कि जैसे जैसे एंगल बढ़ता है, स्कैटरिंग एंगल, अल्फा कणों की संख्या कम होती जाती है। यानी कुछ संख्या में अल्फा कण ऐसे भी हैं जो 1 डिग्री से अधिक कोण पे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, अपनी दिशा से विचलित हो रहे हैं। तो रदरफोर्ड ने अनुमान लगाया
कि एट जैसे मान लीजिए ये अल्फा का अंदर जा रहा है, ये अंदर जाता है और ये अपने रास्ते से विचलित हो गया था, सीधे जाने के बजाय ये अपने मूल पथ से हल्का सा क्या होता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है। डिफ्लेक्ट हो जाता है तो न्यूटन साहब ने बताया कि यदि किसी मास ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में है और उसकी डायरेक्शन में चेंज आ जाता है तो समझ लीजिए उस पर कोई फोर्स लगा है, उस पर कोई फोर्स लगा है, वरना दिशा बदलने की कोई बात हो ही नहीं सकती। अगर कोई मास ऑब्जेक्ट सीधे स्ट्रेट लाइन चल रहा है और अगर उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए तो समझ जाइए उस पर कोई फोर्स लगा है। बगैर फोर्स के डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकती। फोर्स का ये एक फैक्ट है कि किसी वस्तु पे जो रिजल्टेंट फोर्स अप्लाई होता है तो वो मास ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर देता है। तो रदरफोर्ड ने देखा कि अल्फा पार्टिकल जैसे अगर ये जा रहा है तो ये अगर ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाता है, या ये जा रहा है ये ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाता है, तो अल्फा पार्टिकल जो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं स्क्रीन पे, वो अल्फा पार्टिकल जब गोल्ड फॉइल के अंदर जाते हैं तो एटम के अंदर ये ऐसा नजारा होता है जिससे दिशा बदल जाती है। तो रदरफोर्ड समझ गए इस बात को कि यहां कोई फोर्स लग रहा है एटम के अंदर अल्फा पार्टिकल पे। जब अल्फा पार्टिकल, पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट लाइन जाते जाते एटम के अंदर प्रवेश करता है, एंट्री करते ही उस पर फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है, तभी उसकी डिफ्लेक्शन होती है। अब पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल को कौन डिफ्लेक्ट कर सकता है? हम जानते हैं कूलॉम नियम से कि F इज इक्वल के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, या 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर या Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। किन्हीं दो चार्ज पार्टिकल के बीच में एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। तो रदरफोर्ड समझ गए कि अंदर ये जो अल्फा पार्टिकल एंट्री किया है उसका मार्ग बदल गया है, उस पर कोई फोर्स लगा है जस्ट टाइम, और वो फोर्स केवल कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज ही लगा सकता है। रिपेल हो रहा है ना, अंदर नहीं जा रहा, एटम से बाहर निकल गया। तो पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल जब इसके अंदर गया है तो कोई एटम के अंदर कोई पॉजिटिव सोर्स है जो उसको रिपेल किया है, प्रतिकर्षित किया है। तो उन्हें समझ में आ गया कि एटम के बीचों बीच किसी जगह पे कोई पॉजिटिव चार्ज है, जबकि थॉमसन का कहना था कि एटम के ऑल ओवर स्पेस में पॉजिटिव चार्ज फ्लूइड होता है। प्लम पुडिंग मॉडल, तरबूज मॉडल परमाणु का, तो उसका उन्होंने बताया कि एटम के अंदर पूरे भाग में, पूरे एम्प्टी भाग में ये पॉजिटिव चार्ज फ्लूइड होता है अकॉर्डिंग टू थॉमसन, और इलेक्ट्रॉन इसमें धसे रहते हैं जैसे तरबूज में बीज। तो अगर ये पॉजिटिव होता तो ये रिपेल हो जाते, प्रतिकर्षित हो जाते। तो उन्होंने बताया कि नहीं, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना वो एटम के ऑल ओवर स्पेस में नहीं है, एटम के ऑल ओवर स्पेस में नहीं है, वो पॉजिटिव चार्ज एटम के केंद्र में है। बाकी का एटम का हिस्सा क्या है? खाली है, खाली है, केवल पॉजिटिव चार्ज उसके सेंटर पे है, केंद्र में है। तभी तो इस तरह के स्कैटरिंग देखने को मिल रहे हैं। जैसे अगर कोई पॉजिटिव पार्टिकल ऐसे तो सीधे स्ट्रक करता गया और आखिरकार जैसे एंट्री किया तो इसका पॉजिटिव ये यहां पर स्थिर है, उसका पॉजिटिव चार्ज वैल्यू ज्यादा है, तो आखिरकार ये हल्का पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल
अंदर जाते ही एक फोर्स का सामना करता है, प्रतिकर्षित होता है और उसकी डायरेक्शन बदल जाती है। ऐसे ही तो इसका मतलब है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है एटम के अंदर, वो एटम के ऑल ओवर स्पेस में नहीं है, वो एटम के सेंटर पे मौजूद है। और तभी अल्फा पार्टिकल, कुछ अल्फा पार्टिकल एटम के अंदर से गुजरते हैं, अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं, डिफ्लेक्ट हो जाते हैं उसी सेंटर वाले पॉजिटिव पार्टिकल की वजह से। अगर ऑल ओवर स्पेस में ये पॉजिटिव चार्ज होता तो फिर तो कोई भी अल्फा पार्टिकल जाता वो वापस लौट आता, कोई भी अल्फा पार्टिकल जाता वो वापस लौट आता। ऐसा होता, पन्नी को पेनिट्रेट कर ही नहीं पाते, लौट आते सब के सब। लेकिन पार भी निकल रहे हैं, इसका मतलब अधिकांश पार निकल रहे हैं, अधिकांश पार निकल रहे हैं तो इसका मतलब अधिकांश हिस्सा खाली है। और कुछ संख्या में ये डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो उसका मतलब पॉजिटिव पूरे भाग में नहीं है, सेंटर भाग में है। तो नंबर 2, कुछ अल्फा कण हल्के कोण से विचलित या प्रकीर्णित होते हैं, अतः एटम के भीतर धनावेश, पॉजिटिव चार्ज धनावेश केंद्र में स्थित है। पूर्ण धनावेश एटम के भीतर पूर्ण धनावेश केंद्र में है। कुछ अल्फा कण हल्के कोण से विचलित या प्रकीर्णित होते हैं, अतः एटम के भीतर संपूर्ण टोटल चार्ज उसके केंद्र में मौजूद है। तो ये दूसरा निष्कर्ष निकाला रदरफोर्ड ने कि भाई अपने मूल पद से जो अल्फा कण स्कैटर हो रहे हैं, विचलित हो रहे हैं, तो इसका मतलब एटम के अंदर से गए हैं तो वो डिफ्लेक्ट हो गए पार निकल के। तो इसका मतलब है डिफ्लेक्ट करने वाला दूसरा सोर्स पॉजिटिव होना चाहिए, तभी वो पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल को डिफ्लेक्ट कर सकता है। ठीक है, फिर उन्होंने ये तीसरा निष्कर्ष निकाला, क्योंकि ये वाला जो मामला है 180 डिग्री वाला, हर 8000 में से मात्र एक ही अल्फा कण ऐसा होता है जो बैक रिकॉइल हो जाता है, हर 8000 में से। तो इसका मतलब है कि जो अल्फा पार्टिकल ये स्ट्राइक कर रहा होगा सीधे उस केंद्र में, तो वो वापस लौट रहा है उसी मार्ग में। तो इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव जो चार्ज हुआ है एटम के भीतर, ये बहुत 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 सूक्ष्म भाग में है। यानी कि पॉजिटिव चार्ज पोर्शन ये ज्यादा स्पेस नहीं कवर किए हैं एटम का, बल्कि ये तो बहुत सूक्ष्म स्पेस कवर किए हैं, बहुत सूक्ष्म स्पेस कवर किए हैं, बहुत सूक्ष्म स्पेस, बहुत छोटा स्पेस कवर किए हैं एटम का। क्योंकि अल्फा पार्टिकल का साइज ही उतना होता है, बहुत छोटा, और बहुत कम अल्फा कण हर 8 में से एक ही रिकॉइल हो पाता है। तो इसका मतलब है कि एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज पोर्शन है वो बहुत बहुत लोअर स्पेस में, बहुत कम स्पेस में घिरा हुआ है। तो जो भी अल्फा पार्टिकल जाता है वो रिकॉइल हो जाता है कब? जब हेड ऑन कॉलिजन करता है, इलास्टिक कॉलिजन। ये पॉजिटिव, ये एटम, ये उसका पॉजिटिव सेंटर, और ये अल्फा पार्टिकल सीधे हेड ऑन कॉलिजन करता है। जैसे जैसे इसके नजदीक जाता है उसकी
काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी कम होती जाती है और आखिरकार ये बैक वापस आ जाता है। तो इस ये उन्होंने निष्कर्ष निकाला। तीसरा निष्कर्ष ये निकला, बहुत कम यानी 8000 में से एक, बहुत कम अल्फा कण 180 डिग्री कोण तक विचलित या प्रकीर्णित होते हैं। अतः एटम का समस्त धनावेश बहुत सूक्ष्म केंद्र में स्थित है जिसे उन्होंने न्यूक्लियस का नाम दिया, नाभिक का नाम दिया, जिसे नाभिक कहते हैं। तो उन्होंने बताया कि ये जो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है वो एटम के अंदर बहुत कम स्पेस में है। ऑल ओवर चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एटम के बहुत कम स्पेस में है। एटम का 99.99% स्पेस खाली है। ये जो स्पेस है एटम का 99.99% है। 0.01% में ही पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। तो ये गीगर और मार्सडेन ने एक्सपेरिमेंट से ये जो डेटा जुटाए, उस डेटा से निष्कर्ष निकाले रदरफोर्ड ने कि भाई ये बात हो सकती है। तो इस प्रकार थॉमसन का एटॉमिक मॉडल जो कहता था कि एटम सूक्ष्म गोल विद्युत उदासीन कण हैं, सूक्ष्म गोल इलेक्ट्रिक चार्ज, वो इलेक्ट्रिक न्यूट्रल एटम है। और ये उन्होंने बताया कि जो पॉजिटिव चार्ज है, अगर उदासीन होना है तो पॉजिटिव नेगेटिव का अमाउंट बराबर होना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज फ्लूइड है, तरबूज की भांति रेड पोर्शन फ्लूइड है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन धसे हैं जैसे तरबूज में बीज। टोटल नेगेटिव चार्ज टोटल पॉजिटिव चार्ज बराबर होता है। ऐसे अगर ऐसा होता भी तो अल्फा पार्टिकल जाते उससे बैक हो जाती, रिकॉइल हो जाती, कहीं से भी नहीं निकलती, रिकॉइल हो जाती, पार निकल ही नहीं पाते वो। लेकिन यहाँ पे नजारा कुछ और दिख रहा है कि भाई अल्फा पार्टिकल अधिकांशतः क्या हो जा रहे हैं, पार निकल रहे हैं। एटम अंदर से खोखला है, सीधे निकल जा रहे हैं अल्फा पार्टिकल। और कुछ अल्फा पार्टिकल हल्के कोण से विक्षेपित हो रहे हैं तो उसका मतलब उनकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। डायरेक्शन इसलिए चेंज हो रही है क्योंकि उन पे कोई फोर्स लग रहा है अंदर एटम के अंदर, और पॉजिटिव पे कोई फोर्स अन्य पॉजिटिव ही लगा सकता है। यानी इसका मतलब पॉजिटिव जो चार्ज है वो उसके केंद्र भाग में मौजूद है, इसलिए वो आने वाले अंदर अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव कण को वो रिपेल कर रहा है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। तो यानी ये आर स्क्वायर जैसे जैसे जो अल्फा कण इस नाभिक के जितना करीब से होकर गुजरेगा वो उतने फोर्स का सामना करेगा। ये जो एटम के बहुत दूर किनारे से जाने वाले जो अल्फा कण हैं उससे डिस्टेंस ज्यादा है तो इसलिए फोर्स का वैल्यू कम है, जो काफी दूर से जा रहे हैं। और जो जितनी नजदीक से होकर हो जाते हैं तो डिस्टेंस पॉजिटिव से कम हो जाती है, फोर्स प्रभावी हो जाता है और उसका रास्ता बदल जाता है। और जो बिल्कुल ही एटम के हेड ऑन कोलिजन कर रहे हैं, जो बिल्कुल सामने से जा रहे हैं तो और बहुत ही करीब पहुंच जाते हैं तो उसमें तो फोर्स और ज्यादा लगता है, तो वो वापस उसी रास्ते आ जाते हैं, रिकॉइल हो जाते हैं। तो इसका
ये पूरा निष्कर्ष निकला कि भाई परमाणु के अंदर कोई धनावेशित फ्लूइड नहीं है, ना उसमें इलेक्ट्रॉन धसे हैं। असल बात यह है कि परमाणु अंदर से खोखला है, अधिकांश भाग खाली है, 99.99% एटम अंदर से एम्प्टी है। और जो पॉजिटिव चार्ज है वो उसके ऑल ओवर स्पेस में होने के बजाय बहुत सूक्ष्म हिस्से में पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, जिसे न्यूक्लियस या नाभिक कहा गया। तो ये रदरफोर्ड का ये प्रयोग था और इससे ये निष्कर्ष निकले। तो पहली बार रदरफोर्ड ने फर्स्ट टाइम ये ऐसा नजारा पाया और नाभिक की खोज का श्रेय, न्यूक्लियस डिस्कवरी का जो क्रेडिट है वो रदरफोर्ड को प्राप्त हुआ। इस तरह एटम की ये तस्वीर दिखाई मानव समाज को कि एटम जो थॉमसन बता रहे हैं वो इस तरह नहीं होता, बल्कि इस तरह का होता है जो हमने ये डेटा देखा है। ठीक।